गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल की क्लास में हमने किया था मास कम्युनिकेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स हमने देखे थे, और कूल मीडिया और हॉट मीडिया क्या होता है ये सब हमने कल की क्लास में किया था। आज हम देखेंगे सोशल मीडिया क्या होता है। सोशल मीडिया के बाद हम इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस देखेंगे जो मास कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे पीबी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इन सभी संस्थाओं को आज की क्लास में हम देखेंगे। जैसे AIR, ऑल इंडिया रेडियो क्या होता है, दूरदर्शन क्या होता है, ये कब कब अस्तित्व में आए, पहला प्रसारण कब हुआ, जो रेडियो है उसको आकाशवाणी कब से कहना जाने लगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या होता है। सोशल मीडिया एक न्यू फॉर्म ऑफ मीडिया है। मीडिया का एक नया फॉर्म है, नया रूप है। इंटरनेट हैज़ मेड एवरीथिंग ऑलमोस्ट पॉसिबल, इट मेड द वर्ल्ड लाइक अ ग्लोबल विलेज। इंटरनेट ने आजकल लगभग सब कुछ पॉसिबल, सब कुछ संभव कर दिया है, और जो विश्व है, विश्व को एक ग्लोबल विलेज, एक ग्लोबल यानी कि यूनिवर्सल सार्वभौमिक गांव इसको बना दिया है। सोशल मीडिया इज कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी विच facilitates the sharing of ideas, thoughts, and information through the building of virtual network and communication। तो सोशल मीडिया एक कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सभी हमारे मोबाइल फ़ोन में ऐप हैं। ये हमको फैसिलिटी प्रदान करते हैं ताकि हम अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें। आइडियाज़ को कैसे शेयर करेंगे, वीडियो बनाकर, रील्स बनाकर, थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन थ्रू द बिल्डिंग ऑफ वर्चुअल नेटवर्क। इस नेटवर्क के जरिए एंड कम्युनिकेशन, इसके जरिए हम अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं, या जिसको हम पसंद नहीं करते उसको हम ये बता सकते हैं कि हम इस चीज़ को पसंद नहीं करते। जैसे व्लॉग्स हो गया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब एट्सेट्रा, ये सभी होते हैं सोशल मीडिया ऐप्स। तो इन्हीं को हम सोशल मीडिया कहते हैं। तो सबसे पहले फेसबुक अमेरिकन ऑनलाइन सोशल मीडिया ऐप है, और इसका अस्तित्व आया था, ये बना था 4 फरवरी 2004 को। तो 4/2/4 को ये बना था। मार्क जुकरबर्ग ने इसको बनाया था, और कैलिफोर्निया, अमेरिका के ये रहने वाले थे। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। सोशल नेटवर्किंग सर्विस कैन शेयर फोटोज़ एंड वीडियोज़। यहाँ पर वीडियोज़ और फोटोज़ को शेयर किया जा सकता है। लॉन्च्ड बाय केविन सिस्ट्रोम एंड माइक क्रीगर इन 2010। तो 2010 में केल्विन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। फ़ोटो और वीडियोज़ शेयर कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। ओन्ड बाय फेसबुक कंपनी। अब ये जो इसका मालिक है वो बन गया है फेसबुक। फेसबुक कंपनी के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग ने इसको खरीद लिया है। थ्रेड थ्रेड भी एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है। 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। थ्रेड जिसमें हम अपने विचारों को, जैसे ट्विटर होता है, ट्विटर को ही टक्कर देने के लिए थ्रेड को लाया गया है इंस्टाग्राम की तरफ से। और इंस्टाग्राम का ही एक अलग फीचर है, जैसे अगर हमारे पास इंस्टाग्राम अकाउंट होगा तभी हम थ्रेड को चला सकते हैं। और थ्रेड में हम अपने विचारों को, जैसे ट्विटर में लिखकर हम पोस्ट करते हैं, वैसे ही हम अपने विचारों को लिखकर यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। फ़ोटोज़ यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं थ्रेड ऐप में, जो 2023 में लॉन्च किया गया। ट्विटर जिसका वर्तमान नाम है एक्स, और इसको मार्च 2006 में, तो मार्च यहाँ पर आएगा 2006। यहाँ पर गलती से लिखा गया, तो मार्च 2006 में इसको क्रिएट किया गया। जैक डोर्सी, नाउ ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स, इन सभी के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था, और 2006 में ही इसको लॉन्च किया गया। अमेरिकन ऑनलाइन न्यूज़ एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस ये है। बिफोर 2017 से पहले ट्वीट्स वर रिस्ट्रिक्टेड टू 140 कैरेक्टर्स, बट नाउ नवंबर बट From November 2017, this limit was doubled for all languages
एक्सेप्ट चाइनीज, जापानीज एंड कोरियन। इसका मतलब क्या है कि 2017 से पहले जो भी हम पोस्ट करते थे वो 140 करैक्टर्स, जो हम एक एक करैक्टर्स लिखते हैं, जैसे यूट्यूब है तो इसमें कितने करैक्टर्स हैं, 3 और 4 7 करैक्टर्स हैं इसमें। तो 140 करैक्टर्स को ही हम टाइप कर सकते थे, या कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती थी ट्विटर में तो वो दे सकते थे। लेकिन नवंबर 2017 से इसको डबल कर दिया है सभी लैंग्वेजेज, सभी भाषाओं के लिए। लेकिन चाइनीज, जापानीज और कोरियन, इन भाषाओं को छोड़कर सभी में जो भी ट्वीट करने का जो रिस्ट्रिक्शन था 140 करैक्टर्स, वो अब 280 करैक्टर्स कर दिया है, जापानी, कोरियन और चाइनीज भाषा को छोड़कर। नेक्स्ट है यूट्यूब। यूट्यूब क्या होता है? यूट्यूब है वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, जहाँ पर हम वीडियो बनाकर वीडियो को शेयर करते हैं। कैन अपलोड, व्यू, रेट एंड शेयर। वीडियो को हम अपलोड कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं एंड शेयर, और रेटिंग भी दे सकते हैं वीडियो को कि हमको ये पसंद आई या नहीं आई। उसमें अब हाइप का ऑप्शन आता है एक, तो हाइप हम कर सकते हैं। अगर हम हाइप करेंगे यानी कि हम वीडियो को पसंद कर रहे हैं। उसमें एक लाइक का ऑप्शन भी होता है। क्रिएटेड बाय चैड हर्ली एंड स्टीव चैन एंड जावेद करीम इन 2005। तो 2005 में चैड हर्ली, स्टीव चैन और जावेद करीम के द्वारा इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर सैन ब्रूनो, कैलिफोर्निया, अमेरिका में है, और 2006 में गूगल ने इसको खरीद लिया था। तो 2005 में इन व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया, लेकिन 2006 में गूगल कंपनी के द्वारा इसको खरीद लिया गया था। नेक्स्ट अब व्हाट्सएप। व्हाट्सएप इसका निर्माण हुआ था, ये बना था 2009 में। फाउंडेड बाय जॉन कोम एंड ब्रियन एक्टन। क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग एप्लीकेशन है। जैसे मैसेजिंग ऐप होते हैं तो व्हाट्सएप में हम क्या करते हैं, मैसेज को भेजते हैं। पहले मैसेज को भेजते थे, लेकिन फिर फ़ोटोज़ भी, डॉक्यूमेंट भी, और जितने भी हमारे टेक्स्ट भी, वॉइस कॉल्स भी, वीडियो कॉल्स भी। अब तो हम जो पेमेंट करते हैं व्हाट्सएप से ही हम पेमेंट भी कर सकते हैं। विच कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन हु हैज़ अ स्मार्टफोन। जिसके पास भी स्मार्टफोन है वो सभी व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव टू एसएमएस। एसएमएस होते हैं जो हमारे सिंपल शॉर्ट मैसेज सर्विस, इसकी फुल फॉर्म है। तो इस मैसेज की बजाय अब हम व्हाट्सएप का यूज करने लगे हैं। ओन्ड बाय फेसबुक। फेसबुक इसका मालिक बन गया है, मार्क जुकरबर्ग ने इसको भी खरीद लिया है। यूजर्स यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, कैन सेंड टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं, वॉइस कॉल्स कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, इमेजेस भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं। यूजर्स लोकेशन टू ईच अदर। हम अपनी लोकेशन भी व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। तो ये सभी है सोशल मीडिया ऐप्स। एक है ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, ये वेब ब्लॉग से मिलकर बना है, और वेब ब्लॉग वर्ड कॉइन्ड बाय जॉन बार्गर ऑन 17 दिसंबर 1997। तो जो वेबलॉग शब्द है ये पहली बार इसका निर्माण किया गया था, या इसको पहली बार यूज किया था जॉन बार्गर के द्वारा 17 दिसंबर 1997 को। और एक टर्म है ब्लॉग। ब्लॉग शब्द कॉइन्ड बाय पीटर मेरहोल्ज इन 1999। तो पीटर मेरहोल्ज के द्वारा इसको 1999 में पहली बार इस्तेमाल किया गया। Some online journals were published which consists of links of news, other information and about the details of a blogger। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हम सर्च करने के बाद क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद वो हमको दूसरी वेबसाइट पर ले जाता है। तो ये होता है व्लॉग। तो व्लॉग में क्या होता है, लिंक्स ऑफ न्यूज के लिंक होते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन और भी इन्फॉर्मेशन होती है, अबाउट द डिटेल्स ऑफ द ब्लॉगर। जिसने भी उस ब्लॉग को क्रिएट किया है उसके बारे में भी लास्ट में डिटेल होती है। तो ये होता है व्लॉग या वेब ब्लॉग, हम इसको बोल सकते हैं। और जो भी राइटर्स होते हैं हु यूज टू राइट दीज व्लॉग्स वर नोन एज व्लॉगर। जो भी इन चीज़ों को लिखते हैं उनको ब्लॉगर हम बोलते हैं। Blogs can be written about any aspect of life and in any language of the world।
जो व्लॉग्स होते हैं वो किसी भी लाइफ के किसी भी पहलू पर लिखे हो सकते हैं और किसी भी जो विषय में भाषा या कौन सी भी भाषा में लिखे हो सकते हैं। तो ये है हमारे कुछ सोशल मीडिया ऐप्स जो काफ़ी जिनका हम डेली लाइफ में ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो मास कम्युनिकेशन है, जनसंचार है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट संस्थाएं होती हैं जिनकी वजह से हमारे पास संचार पहुंच सकता है या जो न्यूज़ होती हैं, सूचनाएं होती हैं वो हम तक पहुंचती हैं। तो कैसे कैसे पहुंचती हैं, कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं? सबसे पहले पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 1975 में इसका विलय किया गया था। नॉन प्रॉफिट शेयरिंग कॉरपोरेटिव है, कोऑपरेटिव। तो नॉन प्रॉफिट शेयरिंग, इसमें जो इसका उद्देश्य लाभ को कमाना नहीं है बल्कि जो सूचना है उनको शेयर करना है। प्रोवाइड इफिशिएंट एंड अनबायस्ड न्यूज। तो प्रोवाइड इफिशिएंट बिल्कुल सही और अनबायस्ड निष्पक्ष न्यूज प्रदान करना इसका मेन पर्पज है। हिंदुस्तान समाचार वाज मर्ज विद पीटीआई, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया एंड संचार भारती टू फ्रॉम द मीडिया मोनोपोली समाचार। तो मीडिया मोनोपोली समाचार के लिए इसको मर्ज किया गया था। हिंदुस्तान समाचार को मर्ज किया गया था पीटीआई के साथ, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के साथ और संचार भारती के साथ। जो लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया है वो है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी, फाउंडेड 27 अगस्त 1947, फंक्शनिंग फ्रॉम 1 फैब 1949। तो इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई, लेकिन काम करना इसने शुरू किया 1 फरवरी 1949 से। पीटीआई ऑफर्स भाषा इज द हिंदी लैंग्वेज। जो पीटीआई है उसमें हिंदी भाषा का यूज होता है। ऑल मेजर टीवी रेडियो चैनल्स इन इंडिया एंड सेवरल अब्रॉड इंक्लूडिंग बीबीसी। जो लंदन की न्यूज एजेंसी है रिसीवर पीटीआई सर्विस। तो पीटीआई की सर्विस को रिसीव करती हैं और जो भी भारत के टीवी और रेडियो चैनल हैं इंडिया में और बाहर हैं, कुछ विदेशों में भी हैं, वो सभी पीटीआई की सर्विस को इस्तेमाल करते हैं। तो ये है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूएनआई का मतलब होता है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूज एजेंसीज ऑफ एशिया। एशिया की जो बड़ी न्यूज एजेंसीज हैं उनमें से एक है यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूएनआई हैव कोरस्पोंडेंट इन मेजर सिटीज सच एज वाशिंगटन, लंदन, दुबई, कोलंबो, काठमांडू, इस्लामाबाद, ढाका, सिंगापुर, सिडनी एंड वैंकूवर, ब्रिंगिंग टू आवर सब्सक्राइबर्स स्टोरीज ऑफ इंटरेस्ट टू इंडिया रीडर्स। तो इसका मतलब क्या है कि यूएनआई के पास कोरस्पोंडेंट संवाददाता हैं। जैसे अभी इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ था, तो ईरान और इजराइल की जानकारी हमको कैसे मिल रही थी? तो वहाँ पर जो यूएनआई के कोरस्पोंडेंट है, संवाददाता हैं, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं और अपने भारत देश में किसी चैनल के पास भेज देते हैं। तो उस जिस चैनल से वो जुड़े होते हैं तो उसी चैनल पर उस न्यूज़ को दिखाया जाता है कि ईरान में ऐसे हमला हुआ और हमारे संवाददाता वहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करके आपको बताएंगे कि वहाँ के हालात क्या क्या हैं। तो ये होते हैं कोरस्पोंडेंट। तो अलग अलग देशों में होते हैं और वहाँ की न्यूज़ को भारत तक पहुँचाते हैं या भारत की न्यूज़ को दूसरी जगह पर पहुँचाते हैं ताकि हमको विश्व में क्या चल रहा है वो भी समय समय पर पता चलता रहे। It has collaboration agreements with bringing to our subscribers stories of interest to Indian reader। तो इनमें कोलैबोरेशन होता है, कोलैबोरेशन साझेदारी एग्रीमेंट होते हैं, समझौते होते हैं कि तुम अपनी न्यूज़ हमको दो और हम हमारी न्यूज़ तुमको देंगे। जैसे आजकल इंडिया में क्या चल रहा है, इलेक्शन कहाँ कहाँ पर है, या कोई जैसे भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। तो ऐसे कुछ न्यूज़ होती हैं जो शेयर की जाती हैं। इट हैज़ कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स विद सेवरल फॉरेन न्यूज़ एजेंसीज इंक्लूडिंग रेउटर्स एंड डीपीए। जैसे फॉरेन न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन होता है कि तुम अपनी न्यूज़ हमको दो, हम तुम्हारे न्यूज़ तुमको दे देंगे। जैसे डीपीए है, जर्मनी की न्यूज़ एजेंसी है, तो अदर एजेंसीज के साथ भी कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स
होते हैं। नेक्स्ट है PCI, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1966। 1966 में भारत सरकार के द्वारा इसको स्थापित किया गया। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट प्रेस कमीशन with the object of preserving the freedom of the press and maintaining प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के अधीन ये काम करता है। तो इसमें क्या क्या बात कही गई है, जो पहला प्रेस कमीशन था उसकी सिफारिश पर, ताकि हम प्रिजर्व कर सकें फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता को बचाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए, और प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 इसके अधीन ये काम करता है। इट इज अ स्टैट्यूटरी, संविधिक है, क्वाशी जुडिशियल है, अर्ध न्यायिक है। एक्ट एज वॉच डॉग ऑफ द प्रेस, वॉच डॉग जैसे एक निगरानी करने के लिए, प्रेस की निगरानी करने के लिए एक वॉच डॉग की तरह काम करता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI। NNN, नैम, नैम न्यूज़ नेटवर्क। नैम क्या होता है, NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था। आपको पता ही होगा कि 1945 में शीत युद्ध शुरू हो गया था। शीत युद्ध का मतलब है, और ये 1990 तक चला था। शीत युद्ध में क्या हुआ था, दो विचारधाराएं अस्तित्व में आई थी, एक था समाजवाद और एक था पूंजीवाद। पूंजीवाद का समर्थक कर रहा था अमेरिका, और जो समाजवाद का समर्थक कर रहा था USSR, जिसको सोवियत संघ हम कहते हैं। तो भारत और अन्य कुछ देश इस समय स्वतंत्र हुए थे 1945 से लेकर 1960 के बीच में। जो भी देश स्वतंत्र हुए उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तीसरी दुनिया के देश उनको बोला गया, और भारत भी इन देशों में से एक था। तो भारत ने कुछ देशों के साथ मिलकर एक ऐसी नीति चलाई कि या तो कोई देश इस गुट में शामिल हो सकता था या इस गुट में शामिल हो सकता था, लेकिन भारत ना पूंजीवादी गुट में और ना ही समाजवादी गुट में, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, और उन्होंने एक अलग ही गुट की स्थापना की जिसे बोला गया गुट निरपेक्ष। यानी कि समय समय पर दोनों गुटों से सहायता मिलती रहती थी, और दोनों के बीच बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन का काम भी भारत जैसे कुछ देश कर रहे थे। तो ये था NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट। और जो NNN है, नैम न्यूज़ नेटवर्क, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। पहले ये NANAP, नॉन अलाइंड न्यूज़ एजेंसीज पूल, इसके नाम से जाना जाता था। नैम इज अ फॉर्म ऑफ 120 डेवलपिंग कंट्रीज स्टेट्स, जो विकसित है, विकासशील 120 देशों का एक संगठन है, गुट निरपेक्ष, that are not formally aligned with or against third world countries। ये किसी भी तरीके से अलाइंड और अगेंस्ट नहीं है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ये होती हैं, पर औपचारिक रूप से ये ना किसी के खिलाफ है और ना ही किसी के साथ है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म, जो फिल्म होती हैं, फिल्म में एक सेंसरशिप होती है, एक सर्टिफिकेट दिखाया जाता है कि इसमें कैसी परमिशन दी गई है। तो 1952 में इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। सर्टिफाइंग द फिल्म प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री, तो ये सर्टिफिकेट प्रदान करता है जो फिल्म इंडिया में बनी है और कुछ आउटसाइड द इंडिया, कुछ आउटसाइड जो भारत से बाहर भी कुछ फिल्में बनी हैं, तो उनको भी ये मंजूरी देता है, सर्टिफिकेट इनको देता है। सर्टिफिकेट के कुछ ये प्रकार होते हैं, जैसे यू का मतलब होता है यू सर्टिफिकेट, यू का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि ये प्रतिबंधित नहीं है, पब्लिक में इसको आसानी से दिखाया जा सकता है, कोई भी इसको देख सकता है। एक होता है ए सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट होता है रिस्ट्रिक्टेड टू अडल्ट्स ओनली, जो वयस्क होते हैं, जो 18 साल की एज पूरी कर चुके होते हैं, वो ही लोग इस कंटेंट को देख सकते हैं। तो ये होता है ए टाइप का सर्टिफिकेट। फिर होता है UA टाइप का सर्टिफिकेट, ये होता है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन विद पेरेंटल गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12। तो इसमें अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन होता है, लेकिन साथ में क्या होता है, जैसे 12 साल से नीचे के अगर बच्चे हैं तो उनके साथ पेरेंट्स भी गाइडेंस देंगे। तो पेरेंटल गाइडेंस के साथ बच्चे
जो 12 साल की एज से कम हैं उनके लिए यूए, तो ऐसी न्यूज़ या फिल्म्स के लिए यूए सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें बच्चे भी और उनके माता पिता भी साथ में होते हैं। एक होता है एस टाइप का सर्टिफिकेट, जो रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशल ऑडियंस, स्पेशल ऑडियंस ही उस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे यूट्यूब में भी एक ऑप्शन होता है टू किड्स ओनली या डू नॉट किड्स, या किड्स के लिए है या किड्स के लिए नहीं है। तो ऐसा ही ऑप्शन तो ये होता है स्पेशल ऑडियंस, जैसे डॉक्टर्स, ये कंटेंट सिर्फ डॉक्टर्स लोग ही देख सकते हैं, ये होता है ऐसे टाइप का सर्टिफिकेट। तो यू का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, कोई भी देख सकता है। ए का अडल्ट ओनली, यू ए का अंडर द गाइडेंस ऑफ पेरेंटल, अंडर द पेरेंटल गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12, और ऐसा होता है स्पेशल ऑडियंस का सर्टिफिकेट। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया, ये 1955 में इसको बना था। ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करती है, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया में इसकी स्थापना हुई 1955 में। FTII, यह थे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, 1960 पुणे में इसकी स्थापना हुई। आर्ट एंड टेक्निक्स ऑफ फिल्म मेकिंग, जो कला होती है और टेक्निक्स तकनीक होती है फिल्म मेकिंग के लिए, उनको यहाँ पर सिखाया जाता है। 1947 से इसने दूरदर्शन के कर्मचारियों को टेलीविजन उत्पादन में प्रशिक्षण देना शुरू किया था, और 1947 में इसका नाम बदलकर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रख दिया था। NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये है दिल्ली में, तो ये भी हमको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये इसका उद्घाटन किया गया था 17 अगस्त 1965 को बाय द देन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उस समय के सूचना और प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 1965 में। IIMC, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, वो प्रोवाइड करता है मैनी कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया के क्षेत्र में अनेक प्रकार के कोर्सेज को ये उपलब्ध करवाता है। मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, समय समय पर भारत सरकार इस पर निगरानी भी रखती है, इस पर कंट्रोल, इसको रेगुलेट भी करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग 1947 के बाद पुराने मंत्रालयों में से एक है, और इसके पहले मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। इसकी 3 विंग्स हैं, इंफॉर्मेशन विंग्स, ब्रॉडकास्टिंग विंग और फिल्म्स विंग। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उसके 3 महत्वपूर्ण विंग है जो हमने यहाँ पर देखे, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग और फिल्म्स विंग। पीबी का मतलब होता है प्रसार भारती, पब्लिक सर्विस ब्रॉड सेंटर इसको कहते हैं, और इसके 2 घटक हैं, एक है आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो, और एक होता है दूरदर्शन। केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 23 नवंबर 1997, 23 नवंबर 1997 को ये प्रसार भारती अस्तित्व में आया। टू इन्फॉर्म, सूचना देना, एजुकेट, शिक्षित करना, एंड इंटरटेन द पब्लिक, लोगों को जागरूक करना, सूचित करना, शिक्षा देना और मनोरंजन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑल्सो इंश्योर्स अ बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑन रेडियो एंड टेलीविजन, जो रेडियो और टेलीविज़न पर ब्रॉडकास्टिंग होते हैं, प्रसारण होते हैं और उनका विकास होता है, उसको बैलेंस करना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसी को ही BCI के नाम से जाना जाता है, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये कहा जाता है प्रसार भारती को। नेक्स्ट है AIR, ऑल इंडिया रेडियो, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन अर्ली 1920s, 1920 के दशक में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो प्रसारण को शुरू कर दिया गया था, और पहला प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1923 बाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा पहला प्रसारण 1923 में किया गया। 1927 में प्रसार सेवाओं की स्थापना बम्बई और कलकत्ता में 2 प्राइवेटली ओन्ड ट्रांसमीटर के साथ की गई थी, और 1930 में सरकार ने इसको कंट्रोल में ले लिया।
पहले ये प्राइवेट था 1927 में, लेकिन 1930 में सरकार ने इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अंडर द नेम ऑफ इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज इट वाज चेंज्ड टू एयर ऑल इंडिया रेडियो इन 1936 एंड आल्सो पॉपुलराइज्ड एज आकाशवाणी फ्रॉम 1957। तो 1936 में इसको नाम दे दिया गया ऑल इंडिया रेडियो, और 1957 से आकाशवाणी के रूप में ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। तो 1923 में पहला प्रसारण हुआ था, या इसको पहला प्रसारण हुआ 1927 में। दो प्राइवेटली ओन्ड जो प्राइवेट संस्था थी, दो बम्बई और कलकत्ता में इसको ट्रांसमीटर के द्वारा इसको स्थापित किया गया। 1930 में गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल ले लिया। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बन गया और 1957 से आकाशवाणी के रूप में ये प्रसिद्ध हो गया। देयर आर 251 रेडियो स्टेशंस। तो इसके पास 251 रेडियो चैनल हैं, और हर रेडियो स्टेशन आकाशवाणी के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में काम करता है। जितने भी रेडियो स्टेशन है वो आकाशवाणी के नीचे आता है और उसके एक ऑफिस के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है दूरदर्शन। दूरदर्शन स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली ऑन 15 सितंबर 1959। 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में दूरदर्शन को शुरू किया गया। रेगुलर टेलीविजन सर्विसेज स्टार्टेड। जो रेगुलर टेलीविजन सर्विसेज थी वो स्टार्ट हुई थी दिल्ली में 1965 में, मुंबई में 1972 में, कलकत्ता और चेन्नई में 1975 में। रेडियो जो रेगुलर टेलीविजन सर्विस थी वो यहाँ पर शुरू हुई थी। करंट फॉर्म ऑफ दूरदर्शन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 15 सितंबर 1976। जो करंट फॉर्म ऑफ दूरदर्शन है, दूरदर्शन का जो आधुनिक रूप है, वो 15 सितंबर 1976 को स्थापित हुआ था। दूरदर्शन हैज स्टार्टेड डीडी किसान ऑन 26 मई 2015 to provide agriculture related schemes, programs and also educate the farmers। तो दूरदर्शन के द्वारा ही 26 मई 2015 को डीडी किसान एक नया चैनल शुरू किया गया था, जिसमें किसानों को खेती से रिलेटेड योजनाएं, कार्यक्रम ये बताए जाते हैं और किसानों को शिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये है दूरदर्शन। नेक्स्ट है प्रेस एंड प्रिंट मीडिया। प्रेस एंड प्रिंट मीडिया में आता है एक संस्था RNI, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया। जो रजिस्ट्रार होते हैं न्यूज़पेपर के, तो वो आते हैं RNI संस्था में। 1 जुलाई 1953 में पहले प्रेस कमीशन की सिफारिश पर और प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक अधिनियम 1867 में संशोधन से ये अस्तित्व में आया था RNI। The Registrar of Newspapers for India is required to submit an annual report to the government of the status of newspaper before 31st December every year। जो भी रजिस्ट्रार होता है न्यूज़पेपर का, तो उसको हर वर्ष वार्षिक रूप से एक रिपोर्ट, अपने न्यूज़पेपर की एक वार्षिक रिपोर्ट पेश करनी होती है 31 दिसंबर से पहले, ताकि न्यूज़पेपर का जो स्टेटस है उसका पता चल सके गवर्नमेंट को। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये नोडल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोडल एजेंसी है जो सरकारी नीतियों, कार्यक्रम, पहलों और उपलब्धियों के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानकारी का प्रचार प्रसार करती है। इसके 8 रीजनल ऑफिसेज हैं और 34 ब्रांच ऑफिसेज हैं। इंफॉर्मेशन मटेरियल रिलीज्ड इन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस। तो PIB है जो, ये भारत सरकार की नोडल एजेंसी है जो भारत सरकार महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू करती है या कार्यक्रम चलाती है या पहल कोई चलाती है, तो उनके बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करती है। 8 इसके क्षेत्रीय ऑफिस हैं और 34 ब्रांच ऑफिस हैं, और जो अपना ये मटेरियल प्रदान करती है वो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अदर क्षेत्रीय भाषाओं में ये अपना मटेरियल रिलीज करती है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान समाचार। ये पहला मल्टीलिंगुअल न्यूज़ एजेंसीज ऑफ इंडिया है। मल्टीलिंगुअल का मतलब है एक से अधिक भाषाओं में इसको ये अपनी न्यूज़ को छापता है। सब्सक्राइब्ड बाय मोर देन 200 न्यूज़पेपर्स। 200 से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स इसके सदस्य हैं या
इसके सब्सक्राइबर हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द न्यूज चैनल्स इंक्लूडिंग दूरदर्शन, दूरदर्शन भी इनमें से एक है। सेटअप इन 1948 1948 में स्थापित हुआ SS आप्टे के द्वारा। 1975 में हिंदुस्तान समाचार वाज इमर्ज्ड, हिंदुस्तान समाचार को मर्ज किया गया विद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के साथ, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया और समाचार भारती। तो 1975 में हिंदुस्तान समाचार को PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UNI यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया और SB समाचार भारती के साथ इसको मिला दिया गया था 1975 में। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट हमारा रह जाता है येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म एक अमेरिकन टर्म है जर्नलिज्म के लिए, एसोसिएटेड विद न्यूज़पेपर्स दैट प्रेजेंट लिटल और नो लेजिटिमेट वेल रिसर्च्ड न्यूज़ वाइल इंस्टेड यूजिंग आई कैचिंग हेडलाइन फॉर इंक्रीज सेल्स। कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसे थंबनेल आ जाते हैं या ऐसी न्यूज़ आती है कि जैसे अब यूजीसी संस्था नहीं करवाएगी नेट का एग्ज़ाम। तो ऐसा थंबनेल हमने देख लिया, लेकिन उसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं जो वहाँ पर लिखी होती है, यानी कि आई कैचिंग होती है। सेल्स को बढ़ाने के लिए आई कैचिंग हेडलाइंस का यूज किया जाता है जो हम इतनी वेल रिसर्च नहीं होती, उन पर इतनी खोजबीन नहीं की होती, बस आकर्षक टैगलाइंस का यूज किया जाता है ताकि लोग उस पर क्लिक करें। अनप्रोफेशनल और अनएथिकल फैशन इन यूके, तो इंग्लैंड में इसको अनप्रोफेशनल और अनैतिक इसको कहा जाता है। तो येलो जर्नलिज्म का मतलब ये होता है कि जो हमको दिखाया जाता है जब हम उस पर क्लिक कर देते हैं ताकि सेल को बढ़ाया जा सके, सेल को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कैची हेडलाइंस का यूज किया जाता है जो वास्तव में होती ही नहीं, या अगर होती भी तो हैं इतनी नहीं होती जितना उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। तो इसको बोलते हैं येलो जर्नलिज्म, जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में हमको देखने को मिलता है। जैसे कोई यूट्यूब में हम थंबनेल को देखते हैं या कोई रील्स है उसके थंबनेल को हम देखते हैं, और जब हम उसमें क्लिक करते हैं तो वो बात उसमें मिलती ही नहीं जो वहाँ पर दिखाई जाती है। तो इसको बोलते हैं येलो जर्नलिज्म। सेल्स को इंक्रीज करने के लिए आई कैचिंग हेडलाइन का यूज करना येलो जर्नलिज्म कहलाता है। अमेरिकन टर्म है जो जर्नलिज्म के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और कल को हम करेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम देखेंगे लीनियर मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल और इंटरेक्शनल मॉडल। तो कल हमारा जो कम्युनिकेशन यूनिट है वो हो जाएगी कंप्लीट। फिर 2 या 4 दिन के बाद हम एक कंप्लीट कम्युनिकेशन की एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम कंप्लीट कम्युनिकेशन को रिवाइज करेंगे थोड़े से टाइम में, लगभग 1 या 1.5 घंटे में ही हम उसको रिवाइज कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।